अच्छा। तो आज हम थोड़ा सा जो है एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि एक दो चीज़ें हमारे पास जो है मिस हो चुकी हैं, मतलब हम लोगों ने देखी नहीं है। हाँ, एक मिनट दे दो मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा पीसी हैंग हो रहा है। ये लास्ट में जो बैठे आप प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो आप ज़रा अपनी स्क्रीन पे मैप खोलना ज़रा। खोलिए मैप। मैप, मैंने मैप बोला है उनको। कौन सी स्क्रीन है आपकी इसमें से? यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये वाली? हाँ, ये आ गया ना मैप। बस ठीक है। ठीक है। ये वाली स्क्रीन भी चली गई है? कुछ कह रहे हो आप? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। ये वाली नहीं है? ये? आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो? अब तो नहीं हो रही शो? अच्छा जी। अच्छा, हम लोगों ने क्लास के अंदर कुछ एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें देखनी थी। जैसे कि हमारे पास मैंने आपको बताया था, एनिमेट डॉट सी एस एस एक हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हैं, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया भी होगा। सही है। इसको यूज़ कैसे करना है ये आप लोगों ने देखना है अभी। आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको पी टैग के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक डिव में रख देता हूँ और उसको क्लास वगैरह दे देता हूँ, कंटेनर। सी एस एस मैंने लिंक नहीं करी है, मैं लिंक कर लेता हूँ पहले तो। डॉट स्टाइल डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको हाइट दे देंगे 100 वी एच। इसके अलावा डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर लेता हूँ मैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर
अलाइन आइटम सेंटर। अब इसको लाइव करके चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, सेंटर में आ चुका होगा। ठीक है, हाँ वो दो चार एक साथ हैं। सही है, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको एक डिव में रख लेते हैं। सिंपल है। ठीक है, अभी उसको वेट और हाइट दे के सेट कर सकते हैं हम, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं इन चीज़ों के ऊपर। अब मेरा फ़िलहाल आप फोकस आपको इसको समझाना है कि ये एनिमेट डॉट से आप यूज़ कर सकते हो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, बहुत इजी टू यूज़ है ये। ठीक है, और दूसरा काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है किसी भी वेबसाइट को एनिमेट करने के अंदर। किसी भी वेबसाइट का कोई भी पार्ट आप चाहो तो उसको एनिमेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल जैसे यहाँ पर टेक्स्ट पे और इस पे दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे कोई डिव बना लो। सही है, उसको अपने हिसाब से एनिमेट कर लो, जो भी आपका जो है ना बेहतर लगे। जैसे एक मिसाल है, मैं अगर एक और यहाँ पे एक डिव बना भी देता हूँ यहाँ पे, और इसको ना क्लास दे देता हूँ बॉक्स। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं ऐसे इसको क्या करूँगा, डॉट बॉक्स, और इसको एक वेट दे दूंगा, जैसे कि मैंने इसको दे दिया 100 पिक्सल। और क्या दे दूंगा, हाइट दे दूंगा मैं इसको, और एक बैकग्राउंड कलर। सही है, बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने इसको दे दिया। ठीक है, कुछ भी दे दिया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास ये भी आ, सही है, वो सेंटर में ही है, लेकिन उसकी क्या है, विड्थ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से वो आपको इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे 100 ही रखूँगा। अच्छा, तो अब क्या है कि हमें बेसिकली इसमें क्या देनी है, एनिमेशन ऐड करनी है। अब एक तरीके का तो एनिमेशन का वो था जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो सारा कस्टम एनिमेशन था। ठीक है, आप उसको कस्टम के तौर पर अपनी एनिमेशन बना सको। अब उस एनिमेशन को बनाने के लिए आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम। सही है, अगर इस एनिमेशन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे करता हूँ बाउंस वाली, ये एनिमेशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन क्या है, टाइम टेकन है। सही है, और आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। अब मसला ये, मैंने आपको कहा ना मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न सॉल्यूशन होना चाहिए हर चीज़ का। तो टाइम कम है तो टाइम को आपने बचाना है। सही है, ये याद रखना, सॉफ्टवेयर हाउसेस के और आपके पढ़ने के स्टडीज़ में फ़्लो डिफरेंट होगा। हम यहाँ स्लो स्लो चल रहे हैं, अब मैं आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, आप वेबसाइट जो है ना एक पेज एक हफ्ते में बना के दे रहे हो। काम में ऐसा नहीं होता, काम में जब आप बैठे होते हो तो उसको एक दिन में पूरा पेज चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ रही है, एक दिन भी मैंने आपको बहुत बता दिया आज के दौर के हिसाब से। तो हमारा जूनियर डेवलपर है, वो एक एक दिन में तीन तीन चार 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 पेज ऐसे बना के फेंक देता है कि पता नहीं चलता। और वीआईपी पेज बनाता है वो, उसमें चेंजेस करनी होती है थोड़ी बहुत, हम उसको नेक्स्ट वीक जो है ना नेक्स्ट डे बता देंगे, या उसको बता देते हैं भाई ये चेंजेस ये कर लेना। अदरवाइज वेबसाइट पूरी रेडी करके बैठा होता है। सही है, तो दौर फास्ट है, आपको भी जो है ना टाइम को सेव करना है। सही है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको वेबसाइट भी एनिमेटेड बनानी है, तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि भाई ये बाउंस वाला इफेक्ट है यहाँ पे, और ये फ्लैश वाला है, पल्स वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है, पहले से समझना है। यहाँ पे नीचे आओगे, npm इंस्टॉल एनिमेट डॉट सी एस एस डैश डैट सेव, ये कमांड है, ये आपको चलानी ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ना इससे कोई लेना देना है, ना इससे कोई लेना देना है। समझ में आ रही बात, इन चीज़ों से आपका लेना देना क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं आपकी पैकेज वगैरह के लिए। अच्छा, अब पैकेज वगैरह यानी कि आपके सिस्टम में या आपके प्रोजेक्ट में चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। ठीक है, उसके बाद चलती हैं। अब हमारे पास इस वक्त कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ये काम होता है आपका रिएक्ट के अंदर, नेक्स्ट जेएस के अंदर, या आपके दूसरे बड़े जो है ना चीज़ें फ्रेमवर्क वगैरह लाइब्रेरी के अंदर। सही है, आपके पास एक सिंपल HTML का पेज है जिसके अंदर आपको उसको रन करना है। हम इसमें यूज़ करते हैं CDN। क्या यूज़ करते हैं, CDN। ये बात समझ में आ रही है, CDN। CDN क्या होता है, एक लिंक है। ठीक है, अच्छा CDN की फुल फॉर्म क्या, किसी को पता है जी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का फॉर्मेट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत हेल्पफुल है। ये इस्तेमाल होता है आपके पास एक सिस्टम डिज़ाइन लेवल पे, बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, नेटफ्लिक्स सब यूज़ करते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे यूज़ करते हैं, सब पता होगा, इतने शरीफ का कोई भी नहीं है ना यार, हकीकत है ना भाई, सब यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर कोई हाजी सनोल्ला भी है यहाँ पे, नहीं है ना। अच्छा, तो अब आपने नेटफ्लिक्स यूज़ किया है ना, आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखते हो जो कि सर्वर पे थी यूएस के, यानी कि यूएस के कंटेंट के अंदर थी वो। सही है, आपने उस पर क्लिक करा, वो लोड लेना स्टार्ट करती है।
मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है ना, आप नेटफ्लिक्स ऑन करते हो, आपने कोई यूएस का कंटेंट उठाया, आपने उस पर क्लिक करा, वो आपके पास लोड लेना स्टार्ट होती है। वो बेसिकली आपके सर्वर पे नहीं थी, वो कहाँ थी? यूएस के सर्वर पे थी। आपके सर्वर से मुराद आपका पाकिस्तान का या आपका पर्सनल कोई सर्वर नहीं है, ठीक है? अब मेरी बात को समझना, जब वो वहां से लोड ले रही होती है तो वो लगाती है टाइम, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट जाना यूएस के सर्वर पे टाइम टेकन है, सही है? भले ही जो है ना, एक मिली सेकेंड्स का फर्क है, लेकिन टाइम टेकन है वो। और सम टाइम लोड लेने में भी तंग करती है, सही है? आप वेबसाइट को या आपकी जो वो मूवी थी उसको थोड़ी देर बाद जाके खोलना। जब आपने उसको ऑन किया, सही है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सही है? आपने उसको थोड़ा चलाया, आगे पीछे किया, बंद करके वापस छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद खोलना। नेटफ्लिक्स ने उस सर्वर को आपके जो आसपास सर्वर होंगे उस पर शिफ्ट कर दिया होगा, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? जो मैं कह रहा हूँ पहले तो समझ में आई? अभी मैं चीज़ों को क्लियर करूंगा। ये सीडीएन नहीं है, सीडीएन कुछ और चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, जब उसने देखा कि आपने रिक्वेस्ट मारी है, आपका सर्वर यहाँ से दुबई का होगा या मुंबई का होगा, ठीक है? अमेजोन की कुछ सर्वर्स होते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स अमेजोन यूज़ करता है। मैं अगर यहाँ पे आपको कोई इमेजेस दिखा सकूँ, सीडीएन को समझना बहुत ज़रूरी है, सही है? अब यहाँ पे वैसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चलो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक सर्वर, यहाँ से ये पाकिस्तान इंडिया है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आपका जो है ना मुल्क है, ये रहा, सही है? पाकिस्तान यहाँ पे, ठीक है? अब ये आपको दिखा रहा है कि कुछ सर्वर यहाँ लगे हुए हैं, कुछ सर्वर यहाँ लगे हुए हैं, कुछ सर्वर यहाँ, कुछ सर्वर यहाँ, कुछ सर्वर यहाँ, सही है? समझ में आ रही बात? नेटफ्लिक्स जब अपलोड करता है डाटा को तो वो एक सर्वर पे अपलोड करता है। कहाँ अपलोड करता है? अब जाहिर सी बात है, अगर उसके बाद इतने सारे सर्वर है, सब पे अपलोड तो नहीं करेगा वो, टाइम भी लगेगा। वो अपलोड करता है एक सर्वर पे, सिर्फ एक सर्वर पे, उसका जो ओरिजिनल सर्वर है या उसका जो सर्वर सेंटर है उस पर सिर्फ अपलोड करता है वो। अब जैसे ही लोगों ने देखना शुरू करना होता है उस वेबसाइट को, अब जैसे फर्ज करो उसका ओरिजिनल सर्वर लगा हुआ है यूएस में और वहीं आसपास होगा यकीनन, ठीक है? अब यूएस के लोगों ने देखना स्टार्ट किया, सही है, तो उनको तो फटाफट जल्दी मिल जाएगा डाटा। आप जब देखना स्टार्ट करोगे आपको टाइम मिलेगा। जैसे ही आप देखना स्टार्ट करते हो, नेटफ्लिक्स क्या करता है, उस डाटा को आपके करीब वाले सर्वर पर शिफ्ट करना शुरू कर देता है, सीडीएन फॉर्मेट के अंदर। समझ में आ रही है बात? उसको क्या करता है, वहां से डाटा को आपके पास शिफ्ट मारना शुरू करता है। अब वो क्या करता है, वो डाटा लोड ले रहा होता है या कह लो डाउनलोड कर रहा होता है। आपकी वीडियो जो आपकी नेटफ्लिक्स के सर्वर पर रखी हुई थी उस सर्वर पे, वो वहां से आपके सर्वर पे आती है, वो डाउनलोडिंग कर रहा होता है। जब वो डाउनलोड होकर रख लेता है तो आपके पास शो हो रही होती है, ठीक है? ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। सीडीएन जब डाटा लेता है तो वो लेता है हर सर्वर से तोड़ तोड़ कर, यानी कि 50 हिस्से लिया, 50 हिस्से लिया, 50 से लिया, 50 लेके पूरी मूवी आपको बना के देता है वो, आपके आसपास जितने होंगे, क्योंकि जितना जल्दी आपको डाटा पहुंचाना है ये उसकी क्वालिटी टाइम है, ये उसका काम है। वरना आप नेटफ्लिक्स हो तो किसी और जो है ना प्लेटफॉर्म को यूज कर लोगे, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास वेब नेटफ्लिक्स इतनी जो है ना, मैं कहता हूँ एट अ टाइम नेटफ्लिक्स पे कोई मिलियंस ऑफ यूजर एक्टिव होते होंगे अगर कोई नई वेब सीरीज आती है। अभी स्ट्रेंजर थिंग्स आई है ना, सबको पता होगा, अगर सबने देखी होगी ना। आप उसको अगर देखो एट अ टाइम, यानी कि 12 बजे के बाद देखो, 1 बजे के आसपास जो लोग देख रहे होते हैं, जो उसका टाइम था आने का, उस टाइम पे मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर होंगे, क्योंकि वो एक बड़ी वेब सीरीज है। तो अब उसके ऊपर वो क्रैश नहीं करती है आपके पास, बिल्कुल स्मूथ चलती है, आपको इतनी अटकती भी नहीं है। वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, वो अलग है, लेकिन आपके पास जो है ना बिल्कुल भी नहीं अटकती। उसका रीजन क्या है? उसने पूरा आर्किटेक्चर इस तरह डिजाइन किया हुआ, वो आपको अटकेगी नहीं कभी भी, क्योंकि वो वहां से डाउनलोड नहीं कर रही, उसने मल्टीपल सोर्स यूज करा आपको डाउनलोड करने के लिए। आपके आसपास जितने सर्वर जो जल्दी डाटा पास कर सकते हैं वो उतना भेजेगी। समझ में आई बात? ये उसकी एक टेक्निक है, ये उसकी नहीं है, ये बेसिकली नेटवर्किंग की टेक्निक है, उसने यूटिलाइज किया है। इससे इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देखते हो वो भी ऐसे ही काम करता है। आप मैच देखते हो, मैच देखा है आप लोगों ने, पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा मैच होता है, बहुत बहुत ज्यादा जाके जाके वो जो है ना आपके चैनल्स वगैरह क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि शायद वो भी क्रैश नहीं होते। आपके जो नेटवर्क पे या वो तमाशा वगैरह पे इस तरह की चीज़ों पे आप देखते हो तो वो क्रैश हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है। उसका रीज़न यही है कि उनके सिस्टम अभी इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सके जब ज़्यादा लोड आ जाए।
हालांकि ज़्यादा लोड भी कम लोड नहीं होता। अगर मैं एक बात करता हूँ पाकिस्तान इंडिया के मैच की, तो बहुत बड़ा लोड है ये, दुनिया भर से लोग देखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो लोग अपने हिसाब से कंट्रोल जरूर करते हैं और काफ़ी हद तक बेहतर करते हैं वो, लेकिन फिर भी सर्वर क्रैश होता है कि उनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है या उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया, चूंकि एक्सपेंस है, खर्चा है। यूएस के अंदर मेरा सर्वर रखा हुआ है, वो खर्चा है। पाकिस्तान के अंदर है या मेरे पास इंडिया के अंदर है, कहीं पे भी सर्वर है, खर्चा है ये। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेटफ्लिक्स इस चीज़ को अफोर्ड कर रहा है, वो अलग कहानी है, क्योंकि उसके पास एक्सपेंस ज़्यादा है, उसने अपने आप को जो है ना खर्चा किया है, एक बिल्ड किया अपने आप को इतना बड़ा आर्किटेक्चर कि वो आपको क्रैश करने नहीं देता। तो उसके पीछे रीजन है बहुत सारे, सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है, उसके पीछे और भी रीज़न है। हाँ, वो पीछे AWS यूज़ करता है, ये बात हकीकत है। AWS क्या है, वो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। बेसिकली नेटफ्लिक्स के सर्वर नहीं है, AWS के सर्वर है, वो जो यूटिलाइज करता है वो। समझ में आई बात? आप भी यूज़ कर सकते हो और आप भी बना सकते हो, लेकिन खर्चा है ये पैसा है ठीक ठाक। एक सर्वर आपका नॉर्मली 300 350 $400 आराम से ले लेता है। मैं अपनी अगर बात करूँ, अपने क्लाइंट वगैरह का काम करता हूँ तो इतने बन जाते हैं, कभी कभी 1000 1200 भी चला जाता है। तो आप सोचो कि मेरे काम में तो इतना यूज़र अभी बैठा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा 10 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार यूज़र आ जाएगा एक्टिव, उसके पास मिलियंस ऑफ एक्टिव आता है। और अभी एक जो लास्ट मैच हुआ था उसका, जो उसने लाइव स्ट्रीम किया था, वो एक बॉक्सर है, मैं उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, बॉक्सिंग की एक फाइट उसने लाइव स्ट्रीम करी थी। यार बड़ा मशहूर बॉक्सर है यार वो। नहीं, मोहम्मद अली तो मर गया ना, वो जिंदा है, मर गया है, जिंदा है, मर गया। माइक टायसन, माइक टायसन की थी वो। और एक और जो मॉडर्न फाइटर था उसकी जो है ना फाइट थी। हाँ, जेक पॉल था उसका नाम। उसमें बिलियंस ऑफ यूजर थे एक्टिव उस टाइम पे, और वो भी नेटफ्लिक्स भी क्रैश हुआ था उस टाइम पे, हल्का सा, ज्यादा नहीं हुआ था लेकिन क्रैश हुआ था, क्योंकि इतना लोड सर्वर पे आएगा तो सर्वर भी क्रैश होगा। उसने एक टेस्ट किया था, बेसिकली आपको मैं बताऊं तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये अपने आप को देखने के लिए कि उसके सर्वर कितने कैपेबल है, कि बिलियंस ऑफ यूजर को किस तरह जो है जोड़ के रख सकते हैं। बिलियन यूजर कोई छोटी बात नहीं होती है। तो उसके पास तो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं ही, या शायद बिलियंस भी हो सकते हैं उसके पास, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन उस टाइम पे लाइव इतना डाटा दिखाना और फिर उसके बाद इतना लोड एक सर्वर पे डाल के उसको टेस्ट करना छोटी बात नहीं है। उस पर भी उसने जो है ना लाखों खर्च किए होंगे, डॉलर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। क्योंकि उसने इतना बड़ा मैच अगर दिखाया है तो उसने आपको इस चीज को प्रूव किया कि भाई हमारे सर्वर इतने अच्छे हैं कि बिलियन यूजर भी हम लाइव पे कितने हैंडल कर सकते हैं। अब उसको पता चल गया भाई यहाँ पे चीजें क्रैश हो रही है, वो उसको और इम्प्रूव करेगा। और ये इम्प्रूवमेंट टाइम टेकिन है, इतना नहीं है कि भाई वो कल जाके जो है ना उसकी रैम चेंज करके जो है ना रैम चेंज कर देगा। ऐसा नहीं है। रैम उसने जो लगाई भी होगी ना, वो आपकी सोच से भी ज्यादा की होगी, उसके पास जो डाटा होगा ना, वो आप पीसी, वो आपकी सोच से भी ज्यादा का हाई फाई पीसी लगाए होंगे उसने। लेकिन क्या है, जब यूजर ज्यादा आएगा लोड पड़ेगा, सर्वर क्रैश हो सकता है। अब उसको वो कैसे मेंटेन करता है, ये आपका सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग होती है, और ये पूरी स्टडीज है और पूरी फील्ड है। और ये फील्ड भी कोई सस्ती फील्ड नहीं है, इसमें स्टार्टिंग ही तकरीबन 5 6 7 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। मसला ये काम आप कर नहीं सकते। मतलब मैं आपको बोलूँ कि यार एक काम करो, आप सिस्टम डिजाइन शुरू कर दो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली कोई चीज़ बनाई नहीं है, आपने उसको एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि 1000 यूजर पे कैसे लोड मैनेज करना है, तो आप लाख तो छोड़ ही दो। समझ में आ रही है बात? तो इस फील्ड में लोग तब जब जब मारते हैं जब कोई 3 4 साल लगा चुके होते हैं वो इस फील्ड के अंदर, यानी कि वन स्टैक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बैक एंड के अंदर वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने आप को जो है ना मजबूत कर चुके हैं। सही है, वो फिर इस फील्ड में जब मारते हैं कोई तकरीबन 4 5 साल बाद, 3 4 साल में भी लोग जब मार लेते हैं, जो अपने आप को इतना कैपेबल समझते हैं कि हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स की एक बड़ी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, सब जानते हैं, आप सबको पता है कि उसके मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे, शायद बिलियन भी हो सकते हैं। अब इससे बड़ी जायंट और भी चीजें हो सकती हैं। फेसबुक है आपका, आज तक सर्वर क्रैश नहीं होता, नहीं होता ना, इतने सारे यूजर एक साथ यूज कर रहे होते हैं एट अ टाइम। फेसबुक पे शायद ज्यादा होते होंगे क्योंकि फेक यूजर ज्यादा होते हैं उसके अंदर, एट अ टाइम बिलियन से ज्यादा यूजर होते होंगे उसके अंदर, लेकिन फिर भी सर्वर क्रैश नहीं करता, क्यों? आर्किटेक्चर उनका ऐसा होता है। और ये है सही सही मायनों में कंप्यूटर साइंस या सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। समझ में आ रही है बात? अब एक काम करो, जरा इसको पढ़ लो फटाफट जल्दी से, ताकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए चीजों का।
अच्छा, अब देखो फाइल्स क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इमेजेस एंड वीडियो, बस कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं कभी लाइफ में, याद रखना। पढ़ लिया भाई? क्या कह रहे हैं भाई ये? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज अ geographical distributed group of servers that speed up web content delivery by storing copies of files HTML CSS JavaScript images and video। मैंने बात करी कॉपी की, ओरिजिनल सर्वर पे अपलोड हुआ, उसके बाद जैसे ही उसने देखा कि मुंबई से हिट हो रहा है कोई सर्वर, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, उसने फौरन उठा के मुंबई सर्वर पर चीज़ फेंक दी। अब वो कैसे फेंक रहा है, उसको जाहिर सी बात है वो डाउनलोड करेगा सारी चीज़ों को, HTML की फाइल डाउनलोड करेगा, CSS की करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा, वीडियो इमेजेस, उसके बाद उसको बना के वो आपको सामने पेश कर देगा कि भाई ये चीज़ है। समझ में आ रही है बात? अब मैंने आपको अगर नेटफ्लिक्स की मिसाल दी, वो तो वीडियो है ना एक, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर इमेजेस भी आती है, उसके अंदर सब कंटेंट भी आ रहा होता है। अगर आप मोबाइल पे खोलते हो कुछ भी करते हो, आता है ना सब। वो कैसे आता है, वो सारा इसी तरीके से डिलीवर हो रहा होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, क्लोजर टू एंड यूजर्स बाय रिड्यूसिंग द फिजिकल डिस्टेंस डेटा मस्ट ट्रैवल। क्योंकि जाहिर सी बात है, डेटा मैंने आपको बताया सर्वर उसका लगा हुआ US के अंदर है, आप रिक्वेस्ट मार रहे हो मुंबई से बैठ के, मतलब आपका सर्वर मुंबई के अंदर है। मैं अगर आपको दिखा दूँ AWS रीजन, तो आपको पता चल जाएगा कि AWS से कितने रीजन्स हैं। रीजन्स के अंदर डेटा सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स के अंदर डेटाबेस होते हैं, और एक मतलब ये बहुत नेस्टेड चीज़ है। एक से ज़्यादा रीजन्स होते हैं एक कंट्री के अंदर, और उस एक रीजन के अंदर 3-4 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स होते हैं। एक डेटा सेंटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ, या कहूँगा मैं आपको शायद बिलियन भी हो सकता है डेटा बेस हो। ठीक है, तो ये बहुत नेस्टेड चीज़ है। ये आपको बता रहा है यहाँ पे, AWS का एक रीजन यहाँ पे बता रहा है। सही है, मैं आपको अगर आपका बताता हूँ कि आपके करीब कौन सा पड़ेगा, ये रहा, देखा मैंने आपको क्या कहा था, हैदराबाद आ रहा है एक, और दूसरा मुंबई होगा। ये दो इंडिया के अंदर है, दूसरा आपको अगर पड़ेगा तो दुबई शायद पड़ जाएगा, UAE मिडल ईस्ट, और बहरीन पड़ेगा। बाकी तो ये दो अलग है। सऊदीया भी शायद स्टार्ट हो रहा है अभी, इसराइल भी है, उसके बाद अलावा और भी हैं बहुत सारे। तो आपके करीब जब आप नेटफ्लिक्स स्टार्ट करते हो, तो वो जो वीडियोस कंटेंट डाटा आपके पास आपके रीजन का डाटा क्यों आ रहा होता है, ये भी सोचने वाली बात है। नेटफ्लिक्स खोला है ना सबने, लिखा था पाकिस्तान जो है ना टॉप 10 वेब सीरीज, कैसे पता चलता है उसको पाकिस्तान में सब मैच देखी जा रही है? लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है ना वो आपकी, उसको पता है कि ये चीज़ यहाँ खुली है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वेब सीरीज कौन सी देखी गई है, वो उसको कैलकुलेट करता है, देखता है नंबर ऑफ व्यूज़ के ऊपर, नंबर ऑफ डाउनलोड की बेस पे, इन सब की बेस पे देखता है वो, और आपको वही रीजन ज़्यादा दिखाएगा। US में बैठ के आपको इंडिया की वेब सीरीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपका सर्वर मुंबई है इसलिए आपको ज़्यादा मिल रहा है। आपका सर्वर US होगा, आप वहाँ बैठ के देखना, वो आपको डाटा डिफरेंट मिलेगा, कंटेंट डिफरेंट होगा, वहाँ की वेब सीरीज अलग होगी। आजकल वो कोरियन भी आती हैं काफ़ी सारी, आप वहाँ पर उनकी करीब होगे तो आपको वो भी नज़र ज़्यादा आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उनको पता चलता है, आप सब कुछ डालते हो ना, मोबाइल नंबर वगैरह भी चीज़ें डालते हो, लोकेशन वगैरह, तो वो ट्रैक कर लेता है, आपको सबसे दिखाता है। लेकिन आपके पास ज़्यादातर कंटेंट, ज़्यादातर आपके पास इंडिया का आ रहा होगा। सही है, हाँ वो अलग बात है, आप सर्च करके निकालो तो वो अलग बात। अगर आप सर्च करके कोई ऐसी चीज़ निकालते हो जो कि आपके रीजन में नहीं है और उनके रीजन में ज़्यादा देखी जा रही है, एक मिसाल है, कोई भी वेब सीरीज ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मूवी जो कि आपके रीजन की नहीं है, उनके रीजन की है, आपने क्या किया, आपने सर्च किया तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर ही है वो। सही है। अब जब आपने उसको सर्च किया, तो आपने डाउनलोड किया, तो वो टाइम लेगी, क्योंकि वो उस सर्वर पे नहीं थी, लेकिन आपके देखने की वजह से उसने उस सर्वर पे ट्रांसफर फेंक दिया, एक बंदे की वजह से, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा बंदा आए तो उसको तो ईजी मिल जाए वो। समझ में आ रही है बात? बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आसान चीजें नहीं है, बातें करना बड़ी बात होती है ये। आपके सर्वर यही वाले हैं, मुंबई और जो है ना अपना दुबई वाले, दुबई मुंबई और ये यहाँ पे करीब करीब सर्वर्स हैं। तो यहाँ से आपका CDN ज़्यादा जल्दी डाउनलोड होता है। ये सारे इसके जो है ना लोकेशन है ग्लोबल। नहीं नहीं नहीं, CDN एक अलग फॉर्मेटिंग है। अभी तो बस पूरा पढ़ा है ना, ये क्या पढ़ा आपने? ये CDN का फॉर्मेट है एक, जो कि डेटा को डाउनलोड करता है डिफरेंट सर्वर से पैच लेकर। आपकी मूवी ओरिजिनल सर्वर से अगर डायरेक्ट आ गई तो आपको बोलोगे भाई कॉपी हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने थोड़ा हिस्सा यहाँ से लिया, थोड़ा इससे लेके, थोड़ा इससे लेके, एक जोड़ के बना दी पूरी वेब सीरीज, या पूरी एक एक
मूवी बना दी या एक आपकी इमेज डाउनलोड कर ली, मतलब इमेज यहाँ से डाउनलोड करी मैंने, जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ से करी, एचटीएमएल की फाइल यहाँ से करी, अब पूरी वेबसाइट मैंने जो है ना एक वेबसाइट बना दी। ये सीडीएन फॉर्मेटिंग है। समझ में आ गई बात? ये आपको यही बता रहा है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। कंप्यूटर साइंस इतनी मजे की फील्ड है, आप पढ़ो तो आपको समझ में आया कि बाकी में कुछ चीज़ है। आप इस चीज़ से इतना सोच सकते हो कि यार इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े बिलियनियर हैं वो सब आईटी टेक से बिलोंग करते हैं। इलॉन मस्क आईटी से बिलोंग करता है। टेस्ला उसकी गाड़ी चलती है, वो आईटी बेस्ड है ना। उसकी गाड़ी में जो ऑटोमेशन चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता है वो ऑटोमेट चलती कैसे, आपको उसके पीछे की साइंस नहीं पता। आपको पढ़ो, बहुत मजे की चीज़ है वो, कैसे गाड़ी ऑटोमेट चल कैसे रही है, वो कैसे डिटेक्ट करती है। वो कहता है एक्सीडेंट प्रूव है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता उस गाड़ी में कभी। कैसे? कभी आपने सोचा? जिंदगी में एक चीज याद रखो, कोई प्रॉब्लम आए ना, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले उस प्रॉब्लम को समझो कि वो है क्या। इसी तरह किसी ने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है ना तो उसको भी स्टडी करो कि यार उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कैसे, ऐसा क्या कर रहा है वो जो दुनिया नहीं कर रही। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्या कर रहा है वो दुनिया नहीं कर रही। सही है। इसी तरह आप और देख लो, बिल गेट्स था, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो आज तक वहां पे रुका नहीं, वो आज तक चलते 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 आज उस माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास एमएस ऑफिस भी आ गया है। सही है। उसके बाद आपके पास टीम भी आ गया, यानी कि वीडियो स्ट्रीमिंग एक प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या उसने बीएस कोड आपको दे दिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे दी उस आहिस्ता आहिस्ता। और अगर फेसबुक की बात करेंगे तो बात ही अलग है, फिर उसने आपको फेसबुक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद फिर उसने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, वो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। इंस्टाग्राम एक्वायर किया, वो दे दिया आपको। मेटा जैसी बड़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी। उसका भी जो हेडसेट चलता है, क्या नाम है उसका, कोई नाम है शायद उसका, नाम भूल रहा हूँ उसका, वीआर हेडसेट वगैरह। तो दुनिया बहुत आगे की तरफ जा रही है। आप अगर इस फील्ड को सिर्फ ये करने आए हो यार, बोरिंग से पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ सकोगे कभी। मैं आपको लिटरली दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। पढ़ लोगे एक हद तक, लिमिट तक जाओगे, एक हद तक पहुंचोगे, उसके बाद रुक जाओगे। अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, बनाना है, कंटिन्यूअसली स्टडी करनी है, पढ़ना है। और पढ़ना ये है कि आप खुद से नहीं पढ़ सकोगे, मतलब आप खुद से सॉल्यूशन नहीं बनाते, याद रखना, कोई सॉल्यूशन खुद से नहीं बनाता। मतलब मैं आपको अगर लॉजिक बिल्डिंग सिखाऊंगा, आप मेरी लॉजिक बिल्डिंग को ही कॉपी करोगे अपने उस प्रोग्राम के अंदर। सही है ना? सही है। मैंने क्या आसमान से तोड़ के सीखी थी? मैंने भी आप जैसे लोगों से सीखी, यानी कि आपकी तरह जो और पीछे जो जो लोग डेवलपर बन के गए, मैंने भी उनसे सीखी। उन्होंने लॉजिक बिल्डिंग कैसे करी, क्या कॉन्सेप्ट था उनके पीछे, कैसे सोचते थे। असल चीज़ है नज़रिया, आपने सोचना कैसे। मैं कहता हूँ आप जब इंडस्ट्री में आ गए हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो आपको सोचना आना चाहिए कि कैसे काम कर रही है चीज़ें। मैं आपसे पूछता हूँ ये माइक कैसे काम कर रहा है, आपको भी नहीं पता। नहीं पता ना? लेकिन आप इसको पढ़ो, आपको पता चलेगा कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे काम कर रहा है। कंप्यूटर आपका कैसे चल रहा है, कैसे ऑपरेटिंग कर रहा है, कैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना, कैसे काम कैसे कर रहा है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स है। उसके पीछे थ्रेड का कॉन्सेप्ट आता है, आयो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है, पढ़ो। ये बताता है आपको कैसे काम करता है। जावा स्क्रिप्ट आपकी सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, याद रखना, वो बता दूंगा मैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, यानी कि एट अ टाइम वो एक टास्क परफॉर्म कर सकती है। और लैंग्वेजेस की बात की जाए, सी प्लस, सी शार्प, वो मल्टी जो है ना मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेजेस है। वो एट अ टाइम मल्टीपल टास्क कर सकती हैं। उसकी मिसाल आप पबजी ऐसा गेम देख सकते हो, जिसमें आप मतलब आप भी खड़े हो, आपका दूसरा बंदा भी जो एनिमी है वो भी खड़ा हुआ है, यानी कि आपका दूसरा यूजर, आपकी जो नीचे पूरा घर है वो एक अलग चीज़ है। एक एक टाइम पे एक एक चीज़ नोट हो रही है, आप मूव कर रहे हो, आपके साथ साथ चीज़ें मूव हो रही हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक साथ। कहने का मकसद ये, फ्लैपी बर्ड खेला है? आप उस पर टैप करते हो, वो हवा में जाती है, बर्ड नीचे आती है। वो सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, मतलब वो जावा से पे आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि वो एट अ टाइम पे एक चीज़ आप क्लिक करोगे, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यही होगा ना। तो ये सिंगल थ्रेड लैंग्वेज पे काम होता है। मल्टीपल थ्रेड के अंदर आपके पास बड़े बड़े गेम डेवलप होते हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको पबजी दे दी, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गए, बड़े मोबाइल जितने भी GTA वाई सिटी हो गई, सारे ये मल्टी थ्रेड लैंग्वेज गेम है। अब मल्टीपल थ्रेड आपने क्रिएट कैसे करना है आपको पता ही नहीं होगा, जब आपको पता नहीं होगा थ्रेड काम कैसे करता है। तो इन लैंग्वेजेस पे काम कैसे करना है आपको भी इसका आइडिया नहीं होगा। उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
समझ में आ रही है बात? हो सकता है मेरी बात किसी को बोरिंग लग रही हो, लेकिन आप जब इंटरेस्ट लोगे ना सही मायनों में, तो आपको पता चलेगा कि भाई नहीं, कंप्यूटर साइंस कोई छोटी चीज़ नहीं है। आज दुनिया ने 20 साल में इतनी तरक्की करी है, दुनिया ने कितने साल गुजार दिए, उसमें इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी 20 साल के अंदर हुई है। आप हिसाब किताब लगा लो, देख लो। और फिर एआई के आते तो दुनिया ने कितनी तरक्की करी है आपकी सोच भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा दुनिया में अभी क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। इस टाइम पे भी दुनिया क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने खोल के स्टडी नहीं किया। आप जब स्टडी करोगे तो पता चलेगा दुनिया किस चीज़ पर काम कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग का भी आपको कोई आइडिया नहीं, जीरो नॉलेज, लेकिन वो दुनिया की तबाही है वो। सही है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ है क्या। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिंक है कंप्यूटर से ही। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, तो आप कोई आने वाले वक्त के बिलीनियर तो नहीं, मिलीनियर भी नहीं बन सकते, वो तो छोड़ ही दो। क्योंकि अब वो दौर नहीं है ना कि आप फेसबुक बना लोगे तो आप जो है ना मार्क जगह बन जाओगे, नहीं बन सकते। वो बन गया एक जो बनना था। अब आपको अगर कोई बड़ा काम करना है तो आपको उससे हट के कोई काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, आपको शायद समझ में ना भी आ रही हो सकता है किसी लोगों को, लोग मजाक में टाल भी रहे हो, लेकिन ये हकीकत है। आपको अगर आप बड़ा बनना है, कुछ करना है, तो आपको वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाना। आपको देखना ये है कि दौर के हिसाब से क्या ज़रूरत है, उससे आपको जो है ना, या जो भी एक्स वाई जेड, जो भी नीड है, या नीड नहीं भी है तो आप उसको नीड पैदा करो। सोशल मीडिया की नीड थोड़ी थी, या थी? क्या लगता है आपको, नहीं थी सोशल मीडिया की नीड? थी भाई, क्यों नहीं थी? बिल्कुल थी। आप यहाँ से बैठ के अमेरिका वालों से बात नहीं कर सकते थे, इतना आसान नहीं था। सोशली कनेक्ट नहीं थे। याहू जैसे प्लेटफॉर्म्स थे, काम कर रहे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे वो जितना इसने काम किया। लेकिन उसका जो पर्पस था कम्युनिकेशन, वो कहीं और बदल लिया, वो किसी और एक्टिविटी में चला गया। क्योंकि उसने देखा कि यार आवाम तो बेवकूफ़ है, आवाम को चाहिए तफरी के लिए कोई चीज़, तो तफरी बना दी। आप तफरी के लिए इस्तेमाल करते हो, उसके पास पैसा भरपूर आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या मैकेनिज्म है। एआई आपने चैट जीपीटी के बारे में आज तक खोल के नहीं पढ़ा, वो काम कैसे करता है, आपको आंसर कैसे देता है। मुझे जिस दिन पता चला, मैंने उसके पहले दिन ही उसकी स्टडी करी कि यार ये काम कैसे कर रहा है। अभी तक ऐसी चीज़ क्यों नहीं बनी, ऐसा क्या हुआ कि क्यों नहीं बन सकी, ऐसा उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो और कोई नहीं कर सका। माइक्रोसॉफ्ट भी तो पहले वर्किंग कर रहा था इस चीज़ पे, गूगल इससे पहले वर्किंग कर रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, सैम ऑल्टमैन ये बाजी ले गया। जीता तो वही ना, ओपन एआई उसी का है ना, जीता वो ना, बाकी तो नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? कुछ तो ऐसा किया उसने जो बाकी नहीं कर सके। अब जब उसने एक बार कर दिया ना, तो अब तो करते रहो जो भी कर ले। अब उसका कोड कॉपी होकर काम चलता रहता है। परप्लेक्सिटी का नाम बताया था मैंने आपको, पूरा कोड कॉपी करता है वो पूरा, उसका ए टू जेड कोड पूरा ओपन एआई का है। सिर्फ उसने एक टूल बना दिया वेब सर्च का, इनफ, कुछ नहीं किया। $1 बिलियन की कंपनी है वो आज, एक सिर्फ टूल। जो कि ओपन एआई से जब आप सवाल करते थे चैट जीपीटी से, तो वो आपको करंट जवाब नहीं देता था। आपको नहीं बताता था कि आज का टाइम क्या चल रहा है, आज का वेदर क्या है कराची में, या आज कराची में क्या हुआ, वो आपको कभी नहीं बताएगा। वो आपको बोलेगा मैंने 21 का जो है ना डाटा था, वो लास्ट जब मैं इस्तेमाल करता था तब वो बोलता था 21 का डाटा है, मेरे पास इससे ज़्यादा का डाटा नहीं है। परप्लेक्सिटी ने देखा कि यार ये प्रॉब्लम है, उसने सिर्फ एक टूल बनाया जिसको आज एमसीपी सर्वर कहा जाता है। सही है, मॉडल प्रोटोकॉल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये कहा जाता है उसको। उसने सिर्फ आपकी चैट को, यानी कि आपके मैसेज को वेब की सर्च से कनेक्ट कर दिया। अब वो आपको आंसर लगा देता है आपकी वेब सर्च से। ये चैट जीपीटी ने बाद में इंप्लीमेंट किया, उससे पहले परप्लेक्सिटी बाजी ले गया। आज $1 बिलियन की कंपनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अपॉर्चुनिटी घर पे आके नहीं, दरवाजा खटकाती, पैदा करनी पड़ती है। उसने देखा भाई यहाँ पे एज है, ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे। डेवलपर है ना भाई, वो भी तो आसमान से तो नहीं उतरे, फरिश्ते तो थे नहीं वो भी, या एलियन तो है नहीं वो भी, आपकी तरह मेरी तरह इंसान है। उन्होंने देखा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दिया। आपने देखा ये प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करो, खत्म। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ये मसला है। सॉल्विंग तो तब करोगे जब आपको कुछ काम आता होगा। सॉल्यूशन भी इतना आसान निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एज नजर आएगा आज भी।
सोशल मीडिया में एज था, लोगों ने देखा वीडियो की जगह शॉर्ट डाल दिए, शॉर्ट डाले ना, उसके बाद देखो सबने डालना शुरू कर दिया। टिकटॉक के बाद, पहले टिकटॉक ने स्टार्ट किया थी ये चीज़, उसके बाद देखो आप इंस्टाग्राम में भी आपको मिला, फेसबुक में भी मिला, यूट्यूब पे भी मिला, सबने कोड कॉपी पेस्ट किया। तो चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ क्या होता है, एक दो फीचर आप एक्स्ट्रा मार दो, आपकी चीज़ें हिट हो जाती हैं, और कुछ नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। ये लिंक है आपके पास, उसने पूरा बोला हुआ है वेब पेज यूजिंग अ सीडीएन। अब सीडीएन क्या है ये पूरा आपको मैं दिखाता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। अच्छा, अब एनिमेट डॉट सी एस एस ने क्लाउड फ्लेयर का जो है ना सीडीएन सर्वर यूज़ किया हुआ है। क्लाउड फ्लेयर बिल्कुल ए डब्ल्यू एस जैसा आर्किटेक्चर रखता है, इसका अपना पूरा सिस्टम है जैसे ए डब्ल्यू एस है, और बहुत ज़्यादा सस्ता है, मैं भी यूज़ करता हूँ ये अपने पास और अपनी एप्लीकेशंस के लिए, और ईजी टू यूज़ है। ए डब्ल्यू एस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब ये बिल्कुल AWS की तरह आपको सर्वर प्रोवाइड करता है, इसकी बिल्कुल वही कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है। इन्होंने भी इस वक्त यही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसके सर्वर पे ये लाइब्रेरी अपलोड करी हुई है, इसका नाम है लाइब्रेरी एनिमेट डॉट सी एस एस, ये उसका वर्जन है 1.1.1, ये इसका वर्जन है, अपडेट होता रहेगा, ये आपको हर दफ़ा डिफरेंट मिलेगा। दूसरा क्या है, एनिमेट डॉट मिनी सी एस एस, ये आपके पास कुछ सी एस एस जो है ना अपलोड कर डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड नहीं कर रहा है, बेसिकली जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये आपके ऑनलाइन सर्वर से कनेक्टिविटी बनाएगा, ये उससे बार बार रिक्वेस्ट करेगा और डाटा मंगवाएगा। इंटरनेट नहीं होगा ये नहीं चलेगा, आपको पहले बता रहा हूँ, सही है। क्योंकि ये लाइव चल रहा है, ये इसका डोमेन है, ठीक है, डोमेन तो बताया था ना मैंने आपको, ये इसका डोमेन है, ये इस पर रिक्वेस्ट मारेगा और बार बार इस चीज़ को जो है ना डेटा को लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आगे, ये हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको वो बोल रहा है बेसिक यूजेज आफ्टर इंस्टॉलिंग एट एनिमेट डॉट, मतलब डॉट नहीं है, हाइफन एनिमेटेड, हाइफन बोलते हैं ना इसको, अंडरस्कोर बोलते हैं, पक्का? यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ हाइफन और अंडरस्कोर में। चलो खैर, अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है, ठीक है। इसको कॉपी करके मेरे पास क्या है, H1 मैंने इस पे करके कॉपी कर दिया, ठीक है। अभी मेरे पास ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है, लेकिन अभी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, यानी कि एनिमेशन अभी आपको नजर नहीं आएगी। उसके लिए इसने मुझे बोला कि भाई आपको, ये इसने पूरा मुझे बताया हुआ है कि एनिमेट करके उसके बाद उसने एनिमेशन का नाम डिफाइन किया हुआ है कि ये एनिमेशन उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा, मैं वापस आया, स्पेस दिया और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देखा, अब आपको चेंज करना है तो आपको इसको तो लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको नहीं छेड़ो, आप इसको यहाँ तक लिखो और इस चीज़ को चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एनिमेट डॉट चीज़, इन्होंने वेबसाइट इतनी अच्छी बनाई हुई है, आपको ज़रूरत ही नहीं चीज़ की, आप डायरेक्ट आओ, सही है। यहाँ पे जैसे मुझे ये वाली करनी है बैक एंड ड्रॉप, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एनिमेट, उसके बाद फिर वही आ गया बैक एंड डाउन, ड्रॉप नहीं डाउन है, डाउन है। अब मैं इसको करूँगा, देखो सही है, ये इसका एक स्टाइलिंग बिहेवियर है। इसी तरह अगर मुझे कोई दूसरी लेनी है, यहाँ पे बाउंसिंग एग्जिट फेडिंग है, ठीक है, इसके अंदर फेडिंग इन टॉप पिक, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब ये चलता फर्स्ट टाइम पे ही है, हमारा पेज ऑलरेडी रिलोड हो चुका होता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है, तो ये हर बार नहीं चलेगा। ये आप जब पेज जो है ना चलाओगे, ये फर्स्ट बार एनिमेट होगा, उसके बाद आप स्क्रॉल करते जाओगे, जितनी एनिमेशन होंगी, जैसे ही उस पर फोकस होता जाएगा वो फॉरन एनिमेशन पे आती जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कंटिन्यूसली नहीं चलती कभी भी चीज़ है ये, सही है। ये तब चलेगी जब आपका पेज रिलोड होगा, फर्स्ट उसी टाइम पे लोड लेगा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट दिखाया था,
लूप में नहीं, ये लूप में नहीं लगता। अब जैसे ये एनिमेट हुआ, हुआ। अब आस्ते से स्क्रॉल करेंगे, एनिमेशन स्टार्ट और होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, एक और हुई, ये एक और हुई, ये एक और हुई, है ना, ये इसमें यही चीज़ यूज हुई है। ठीक है, और उसमें है नहीं। और हमने लगाई थी शायद, इन्होंने रिमूव कर दी है। यहाँ पे भी लगाई थी तो इन्होंने सिर्फ होम पेज पे डाल दी है। तो ये क्या है, एनिमेशन जैसे ही उस पर फोकस होगा ये फौरन काम करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है? कोई सवाल इससे रिलेटेड? सीएसएस में तो लगा रहे हैं। क्या मतलब, सीएसएस से मुराद आपका क्या है? हाँ हाँ, ये क्लास है ना, ये तो ये क्लास है, इसके पीछे एनिमेशन लगी हुई ऑलरेडी। हो सकता है यहाँ पे दिख जाए वो आपको। ये तो क्लास है ना, सीएसएस में कैसे कॉल करोगे आप? देखो, ये देख रहे हो, क्लासेस ऑलरेडी इसमें लगी हुई हैं, उसने नाम बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे फाइल पे ले जाएगा। कहाँ चला गया इसकी फाइल? सोर्स के अंदर आते हैं इसकी, ये वाली है, क्लाउडफेयर वाली आ गई, ये वाली AJX एनिमेट डॉट सी एस एस, ये सारी इसकी फाइल से लगी हुई। ये सारी इसने जो है ना एक साथ आपके पास पूरी डाउनलोड कर ली इसने सारी एक साथ। अब आप जो भी लगाओगे इसके पास यहाँ पर चलती रहेगी। अच्छा, उन्होंने क्लास दी हुई है। हाँ, तो आप उसको फिर अपनी एक्स्ट्रा क्लास दोगे ना। एक से ज़्यादा क्लास लग सकती हैं, आईडी एक होती है, मैंने बताया था शायद ये। आईडी एक होती है, अगर नहीं बताया तो दोबारा सुन लो। क्लास आप मल्टीपल दे सकते हो एक ही चीज़ को। ठीक है, ये शायद मैंने बताया भी था और करके भी दिखाया था ये। आईडी आप हमेशा एक चीज़ को एक असाइन करो, क्लास आप मल्टीपल जगह दे सकते हो। कंटेनर को मैं इसको भी दे सकता हूँ, कंटेनर में इसको भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। क्लास आप मल्टीपल दे सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ पे दो क्लासेस दी हुई, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। इसी तरह आप अपनी क्लास दे दो, जैसे आपने यहाँ पे रख दिया हेडिंग। अब आपको जो चीज़ स्टाइलिंग करनी है वो आप अपनी स्टाइलिंग पे जाके डॉट स्टाइल करके हेडिंग करके जो भी दे दो, फॉन्ट साइज के हिसाब से आपने देखना है। मैं मुझे इसका फॉन्ट साइज जो है ना बड़ा करना है तो वो हिसाब से चलेगा। ये सारी इसकी आपको ये आपकी फाइल होती है इंडेक्स डॉट HTML, जो लोकल उस पर चल रही है, स्टाइल डॉट CSS। और ये है उसकी जो सीरियन हमने यूज़ किया है क्लाउडफेयर का, उसके फोल्डर के अंदर एनिमेट डॉट CSS की फाइल। ये सारी इसकी यहाँ लगी हुई है। स्टाइलिंग कैसे काम कर रहा है आपको सब चीज़ें यहाँ मेंशन है। नजर आ रहा है? सारी लगी हुई है यहाँ पे। डिलेज किस तरह आ रहा है एनिमेशन के अंदर। ये वेब किट जो है ना, ये वेब किट बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए। अब अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें आपके पास सफारी पर नहीं चलती थी। सफारी एक iOS का सॉफ्टवेयर ब्राउज़र है, ठीक है, उस पे काम करता है। जो आईफोन के अंदर होता है या आपके पास मैक के अंदर होता है, उसमें सफारी पे काम होता है। आपके पास जैसे क्रोम चल रहा है वैसे उस पर भी चला सकते हो आप, लेकिन आईफोन अपनी एक जो है ना इमेज रखता है, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तंग करती हैं सफारी पे, यानी कि iOS के ऊपर, और एंड्रॉयड पर अच्छी चलती हैं। ये आपको हमेशा जो है ना प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ के अंदर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप भले ही मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाओ, वेबसाइट पे जाओ, आपके पास क्लाइंट आके ये कंप्लेन करेगा कि यार ये चीज़ एंड्रॉयड पे तो चल रही है या ये चीज़ मेरे सिस्टम पे चल रही है, लेकिन ये मेरे जो इस मैक पे सफारी है ना यहाँ पे तंग कर रही है। और ये होगा क्योंकि ये पार्ट है, क्योंकि सफारी के अपने प्रोटोकॉल हैं, वो हिसाब से चलता है। वो नहीं आपको इजाज़त देगा, परमिशन नहीं देगा कि आप एंड्रॉयड वाले जो है ना प्रोटोकॉल यूज़ करो उसके ऊपर। उसने अपना सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है और सिक्योर है उस हिसाब से, और बहुत पंचायतें हैं ये। चाहे आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर पे चले जाओ, आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बहुत मदद से बनाओगे, कोई पंचायत नहीं आएगी। इंक्लूडिंग गूगल स्टोर पे जब आप
जो उसको क्या कहते हैं, उसको डिप्लॉय कहते हैं ना, जिस तरह हम लोग उस तरह कहते हैं। आप रजिस्टर जब करवाते हो गूगल स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को, तो गूगल उससे आपसे एक फीस चार्ज करता है और उस पर जो है ना उसको वेरीफाई करती है उसकी टीम कि आपकी एप्लीकेशन सही है नहीं सही है, उस पर उसको अपलोड कर देती है। 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है, ये काम हो जाता है। एप्पल, जब आपके पास जो उसका क्या बोलते हैं ऐप स्टोर होता है ना, उसका ऐप स्टोर जो होता है उसका, उस पे आपको जब तक एप्पल 3 बार रिजेक्ट नहीं करेगा ना, और वो 1-1 महीने का टाइम लेता है, वो 3 महीने बाद आपको रिजेक्ट करेगा, जब तक उसके बाद जाके चौथे में जाके वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये उसका अपना प्रोटोकॉल है। अब वो कह लो उसकी मर्जी है या क्या क्या है, उसका हमें नहीं पता। उसका ये फ्लो है। आपको 100% हमें बता देता, हम क्लाइंट को पहले ही बोल देता कि भाई आपकी एप्लीकेशन में इतना टाइम लगेगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि एप्पल ने पहली बारी में उसको रजिस्टर करना ही नहीं कभी भी। उसने रजिस्टर डायरेक्ट मना कर देना है कि भाई ये तो हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे। हालांकि फीस ज़्यादा लेता है, वो $100 लेता है मेरे ख्याल से वो, ठीक है, अकाउंट क्रिएशन की। और एंड्रॉयड शायद 25 लेता है। हाँ ऐसी कुछ है। iOS की बिल्ड बनाने में आपको जो इतनी जो ख्वारी होने वाली है ना, एंड्रॉयड की बिल्ड, जो आपके पास APK फाइल होती है, APK फाइल का पता है ना सबको, ये एंड्रॉयड की फाइल होती है APK। ठीक है, इसी तरह iOS की होती है AAB करके, कुछ इस तरह नाम होता है उसका, AB होता है शायद। AB फाइल, एंड्रॉयड ऐप बंडल, इन पर्पस कंटेंट .aab फाइल है ना, ये यूज़ होती है आपके पास iOS की एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, और एक होती है हमारे पास APK, इसका तो आपको सबको पता ही होगा, एंड्रॉयड पैकेज किट। ये बहुत आसान है, इजीली बन जाती है, कोई पंचायतें नहीं है। एंड आपके पास सब में ज़्यादा आपको तंग करेगा iOS। ठीक है, सब में ज़्यादा तंग करेगा आपको ये। ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी इंडस्ट्री में जाएगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। हल नहीं है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा चीज़ें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसको उस हिसाब से फिक्स करना पड़ेगा। हल यही है इसका। और वो आपको रन टाइम पे समझ में आएगा, मैं आपको बता भी दूंगा तो आपको शायद आप बोलोगे सर ये तो मैंने ट्राई किया था हुआ ही नहीं। तो अब आपकी सिचुएशन डिफरेंट थी, आपका काम डिफरेंट था, तो उस हिसाब से चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ता है। रिजेक्ट करेगा वो, उसका काम है। 3 में भी कर सकता है वो, 2 में भी कर सकता है, एक में तो कभी करता ही नहीं है। फर्स्ट में मतलब मैंने अभी आज तक देखा ही नहीं है कि फर्स्ट तक आप उसको जो है ना अप्लाई करो और वो जो है ना उसको अप्रूव कर ले, वो रिजेक्ट करेगा ही करेगा, मस्ट है। हम्म, वो कहता है सिक्योरिटी नहीं है इसमें, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है। भले आप जितना भी सिक्योर बना लो उसको, उसको सिक्योरिटी के इश्यूज लगते हैं, तो वो आपको रिजेक्ट करेगा बार बार, टाइम लगता है, ये मसला है यार। अब ये क्लाइंट भी जानता है ये बात, आप उसको समझाओ कि भाई iOS की पंचायत है, अगर आप चाहते हो भाई ये प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन यही है। मैं भी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वेबसाइट वगैरह की बात करूंगा उसमें ये तो मसला ही नहीं है ना, ये तो आपकी ऑनलाइन खुलती है ना, वो रजिस्टर होती है आप उसकी स्टोर के ऊपर। यानी कि अब देखो एक चीज़ होती है, iOS अगर अपनी कोई एप्लीकेशन, आपको जितने भी वायरस वाली एप्लीकेशन मिलेंगी ना वो सारी आपको एंड्रॉयड पे मिलेंगी, उसको डाउनलोड करो लाखों रुपए कमाओगे। ये आपको कभी भी iOS पे नहीं मिलने वाली, या मिली है किसी को आज तक? नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसके अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। वैसे थोड़ी किसी को डाल के रख देगा, बोलेगा मेरी एप्लीकेशन पे आ जाओ, स्टैंडर्ड है उसका। सही है, तो हर किसी का अपने स्टैंडर्ड हिसाब से वो चलता है वो। तो क्लाइंट को पता है कि उसकी एप्लीकेशन में उसको टाइम लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है। तो जब तक वो हम लोग क्या करते हैं, बना के रख लेते हैं उसको, जितना बनती है उतना डिप्लॉय कर दो। एक बार हो गई, फिर अगली बार वर्जन अपडेट करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। यानी कि मैंने आधी वेबसाइट बना के लगा दी या आधी एप्लीकेशन बना के मैंने अपलोड कर दी, 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसने रजिस्टर करके रख लिया, अब अपने पास उसकी स्टोर पे आ रहा है। अब मेरा काम है उसके ऊपर वर्जन अपडेट करते रहना। तो पता है सबको ना, अपडेट होते रहते हैं वर्जन। तो अब उसमें मुझे जो है ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें भी वो जो है ना चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसमें भी अप्रूवल होते हैं। आसान नहीं है इस पर काम करना, कहने का मकसद ये है। अच्छा, तो क्लियर हो गई आपको ये वाली चीज़ है, पक्का? अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे ये आपको बताएगा कस्टम कैसे काम करना है, यूजिंग की फ्रेम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है डिले वगैरह को। ठीक है, एनिमेट
नाम बता दिया बाउंस, क्योंकि ये क्लास तो बनी हुई है ना आपके पास ऑलरेडी। तो जैसे यहाँ पे आपके पास क्लास बनी हुई होगी, एनिमेटेड तो है ही, एनिमेटेड बाउंस, एक तो एनिमेटेड की आ गई। अब जैसे आपको यहाँ पे इसकी जो ड्यूरेशन है इसको चेंज करना है, तो ये आपको बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो। कहाँ गया, आप उस क्लास को कॉल करो और उसके बाद ड्यूरेशन आप उसकी सेट कर दो अपने हिसाब से भी। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ड्यूरेशन भी बेस्ट है भाई। मैं आपको पहले ही बोलूँगा, कस्टम में मत पढ़ना, आप उलझ जाओगे चीज़ों के अंदर। आसानी की तरफ जो है ना स्टेप उठाओ। ठीक है, वो भी आप सारी चीज़ें यही बता रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है। अब ये तो जावा सर्व की बात कर रहे हैं तो अलग चीज़ है। ठीक है, ये अलग तरीके से चीज़ें परफॉर्म करता है, फंक्शनलिटीज़ की है। क्लियर है भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको दो चार चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आप चाहो तो कर लो उसको, नहीं करो नहीं करो। क्या है, जी सैप। अच्छा, जी सैप भी एक आपके पास एनिमेशन के लिए है। ठीक है, लेकिन ये एनिमेशन कोई आसान नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। टफ काम है और इस पे बहुत ज़्यादा काम है, अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, मतलब मैं आपको कहूँगा ये आपके मॉडर्न दौर का मॉडर्न सॉल्यूशन है। आप लोगों ने आज के दौर में देखा कितनी ज़बरदस्त वेबसाइट होती हैं, कितनी ज़बरदस्त एनिमेट कर रही हैं। वो ये इन चीज़ों का काम नहीं है, एनिमेट डॉट सी एस वाला काम नहीं है इनका। समझ में आ रही बात। ये काम है ठीक ठाक अच्छी एप्लीकेशंस का, जैसे मैंने आपको दिखा दिया जी सैप, ये इसका काम है। ठीक है, अब कुछ इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जावास्क्रिप्ट के साथ काम करती हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा इसलिए रहा हूँ भाई, अगर अगर हम ये चीज़ नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि हम पढ़ भी नहीं सकेंगे, हमें टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो आप उसको खुद से देख सकते हो अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक है अच्छी चीज़ों बनाने का। ठीक है, फ्री तो है, ये देखो ना इसकी एनिमेशन देख रहे हो, स्क्रॉल पे चल रही है, लेकिन एनिमेशन का लेवल है इसका। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ डेमोज रखे हैं, ये देखो। इसकी मैं डेमोज आपको कुछ दिखा दूँ। वनीला जेएस, वेब फ्लो, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, इन सब पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, बैकएंड नहीं है, ये फ्रंट एंड है। बैकएंड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सब फ्रंट एंड है। यार अच्छा, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसे मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम। खुल जाए पहले एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ। यार इसको मैं प्रीव्यू इन ब्राउज़र, ठीक है। हम्म, स्लाइड शो वाली, हाँ वो बताता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो, अब ये एनिमेशन आसान नहीं है। ठीक है, ये असल गेम है आपका, जावास्क्रिप्ट के बगैर काम करना थोड़ा मुश्किल है इन चीज़ों पर। ये मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिखाई है, इसके अलावा इसमें और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे रिलोड लेगा ना ये। हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है, काम का पार्ट है। जैसे ये वाली देख लो आप, पीछे नाम लिखा हुआ आ रहा है, आप जूम करते जा रहे हो, पिक्चर अलग हो रही है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये देखो ना, ये बता रहा है आपको वनीला जेएस के अंदर भी ये वेब फ्लो। अब वेब फ्लो एक अलग प्लेटफॉर्म है, नो कोड टूल है। जैसे आपके पास वर्डप्रेस होता है, इसी तरह वेब फ्लो है। ये आजकल का जो है सब में ट्रेंडिंग है, वेब फ्लो हो गया और बबल डॉट आयो हो गया। फुल स्टैक एप्लीकेशन बना के देते हैं ये। बबल डॉट आयो तो वेब फ्लो नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन उसमें भी कस्टम कोडिंग होती है, तो मतलब कोई बंदा जिसको कोडिंग आती ही नहीं है वो उस पर काम कभी नहीं कर सकता, याद रखना। ठीक है, रिएक्ट के अंदर भी है, नेक्स्ट के अंदर भी है। तो अब ये सब, इसके बगैर काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये देख रहे हो, जैसे इसमें लगी रही है थोड़ी बहुत। वर्डप्रेस पे काम आज भी होता है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं काम नहीं होता, काम होता। ट्रेंडिंग से मुराद आपसे अगर मैं बोलूँगा तो आज के दौर के हिसाब से नहीं है वो, लेकिन काम होता है उसका। अब देखो वेबफ्लो पे भी इंटीग्रेशन बता रहा है आपको कैसे करना है। इसी तरह यहाँ पे आपको
वर्डप्रेस पे भी बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। अब वर्डप्रेस पीएचपी पे काम करता है तो उसके हिसाब से उसने फंक्शंस दिए हुए हैं। आपको रिएक्ट नेक्स्ट पे करना है, आपके लिए अलग चीज़ है। अब जैसे मुझे अगर वनीला पे करना था तो मेरे पास यहाँ पे आएगा जी सैप। ये तो जी सैप के अपने मेथड्स हैं। अब आपको ना इसको अलग स्टडी करना पड़ेगा कि इसमें इसके मेथड है, इस पे क्या काम कर रहे हैं, आप उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और आप इसको स्टडी कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। इसी तरह हमारे पास एक और होता है फ्रेमर मोशन, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी तरह एनिमेशन की जो है लाइब्रेरी है और पूरा इसका जो है एक फ्लो है। इसके भी एग्जांपल्स आपको अगर मैं दिखा देता हूँ एक दो। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़ी छोटी छोटी रखी हुई है लेकिन ये भी काफ़ी कम नहीं है। मतलब आप अगर इंटरनेट पे लिखोगे तो आपको बहुत सारी मिलेगी। जैसे मैं लिखता हूँ फ्रेमर मोशन वेबसाइट्स, ठीक है, तो आपको बहुत सारी यहाँ मिल जाएंगी। वन पेज लव पे इस पे ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। जैसे मैं अगर आपको सिर्फ ये दिखा देता हूँ एक, ठीक है, बजट वेबसाइट, ये इसकी वेबसाइट है, ये फ्रेमर में बनी हुई पूरी, ठीक है। ये देख रहे हो, ये आपके माउस के हिसाब से चल रहा है। इन वेबसाइट के पैसे भी ठीक ठाक हैं और बनाने वाले डेवलपर्स की सैलरीज भी अच्छी है, लेकिन ये सारा फ्रंट एंड है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप बोलते हो कि यार मुझे फ्रंट एंड करना है। देखो मैं आपका टीचर हूँ, आपको बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि अगर आपने फ्रंट एंड, आपको लगता है कि यार आपको पसंद है ये चीज़ें, कि कुछ लोग होते हैं उनको पसंद होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं, आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपको पसंद है यार सिंपल वेबसाइट बनाएंगे, अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा, आपको अच्छा बनाने पे ज़्यादा फोकस करने का शौक है, यूआई यूएक्स पे ज़्यादा फोकस करने का शौक है, आप फ्रंट एंड पे मास्टर कर दो और ये मास्टरी है। समझ में आ रही बात? देखो, लाइफ में कुछ भी सीखो, एक चीज़ सीखो और उस लेवल पे सीखो कि आपको बीट करने वाले लोग नजर ना आए मार्केट के अंदर। समझ में आ रही बात? जब आप ये मेंटालिटी लेके काम करोगे ना, आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपने फ्रंट एंड, मैं आपको फ्रंट एंड भी सिखाऊंगा, बैक एंड भी सिखाऊंगा, सही है, वो मसला नहीं है। मैं आपको मास्टरी नहीं करा सकता, मास्टरी करने में टाइम लगता है, एक्सपीरियंस चाहिए। जब आप काम करोगे वक्त के साथ साथ तो आपको चीज़ें जाना बिल्ड होगी, सही है। आपके पास सॉल्यूशन भी है, मतलब मैं कहता हूँ आप पूरा मंच से कंप्लीट करो, कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हो यार मुझे सर फ्रंट एंड में बड़ा मज़ा आता है काम करने में, अच्छा लगता है और मैं इसमें अच्छा हूँ, काम करने में स्पीड भी अच्छी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट होगी, आपको पता होगा कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी है, आपने प्रोजेक्ट ज़्यादा बिल्ड करोगे, काम अच्छा होगा, तो आप उसको फिर इस लेवल पे काम करना, अगर आप फ्रंट एंड पे काम करते हो तो, ताकि आपका काम नज़र आए और पर जस्टिफाई करे कि यार ये बंदा है, इसको इसलिए हायर किया जाए क्योंकि इसको जो काम आता है वो हर कोई मार्केट में नहीं कर रहा। पाकिस्तान मार्केट में आपको ये काम नहीं मिलने वाला, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उतना मार्केट में मैं भी हूँ। बहुत कम लोग हैं मार्केट में काम करने वाले, और जो है उनकी तो वो काम ही नहीं करते, वो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो जॉब ही नहीं करते। मैं सही बता रहा हूँ, जॉब करने वाले आपको मिलेंगे भी नहीं इस फील्ड के अंदर, बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको पता है फ्रीलांसिंग के अंदर 500 1000 के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, हंसते खेलते 3 3 4 दिन में बना के भेज देते हैं वो। एक हफ्ते में आपने $1000 बना लिए, कुछ चाहिए मार्केट से आपको? और क्या चाहिए आपको? इंडस्ट्री में फिर क्या काम करना है आपने, जॉब क्यों करनी है आपने? मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो काम करते हैं ये। अब बात ये है कि वो जो करने वाले हैं वो पहले थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने एटलीस्ट एक मार्केट के फ्लो को समझा है, काम कैसे होता है, क्लाइंट को डिलीवरी कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। जब उनको ये चीज़ें पता होंगी ना तभी वो फ्रीलांसिंग पे उतरेंगे। मैं आपको कभी ये जो है ना मशवरा नहीं दूंगा कि आप यहाँ से कोर्स खत्म करो अगले दिन फ्रीलांसर अकाउंट खोल के बढ़िया ना जॉब नहीं करना, गलत। फेल हो, फेल हो गया हमेशा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बहुत ही कम होगा, 1% चांस होगा आप सक्सेसफुल हो जाओ, चलो मान लेता हूँ मैं। क्लाइंट आया आपके पास $500 का, आपने उसको वेबसाइट बना के दे दी, आप खुश, आपने बोला चलो भाई अब तो सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं, सही है, आपने बोला चलो सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगला काम आपको मिल गया $10,000 का, आपने पकड़ लिया, आपकी ईद हो गई, लेकिन आप उस काम को करने की कैपेबल नहीं हो। आप बोलोगे मैं हायर करूंगा, हायर करने जाओगे तो बचेगा ही नहीं कुछ आपको,
अगर $10,000 का प्रोजेक्ट आपको पकड़, एक मिसाल है, पकड़ लिया आपने, 6 महीने का मिला, 6 महीने के लिए आप एटलीस्ट 2 लाख वाला बंदा रखोगे? रखोगे? एक बंदे से तो काम भी नहीं होगा वो, अगर $10,000 का काम है तो वो 2 बंदे 3 बंदे आपको चाहिए 2 लाख वाले, 6 लाख रुपए आपका महीना खर्चा है, आप बता दो, लगा लो हिसाब। हम्म। अदर एक्सपेंस तो छोड़ दो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फेल हो जाओगे। आप बोलोगे यार मैं खुद कर लेता हूँ, छोड़ो बंदी को क्यों हायर करूँ, उतने पैसे मिल रहे हैं। आपसे हो ही नहीं सकेगा, आपका वो लेवल ही नहीं है काम करने का। ये मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट एक बार हुआ था तो मैंने उसके बाद से सबको क्लास में वार्निंग दे दी कि भाई ये हरकतें नहीं करो। उसने मुझसे पूछा नहीं था, उसकी गलती ये थी। अगर वो मुझसे पूछता तो मैं उसको बोलता भाई नहीं कर, तुझे पता ही नहीं है मार्केट में काम कैसे होता है। अभी आपको रिएक्ट नेक्स्ट नहीं आती तो आप उसका प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आपने पकड़ लिया, बेवकूफ़ हो। हाँ आप आउटसोर्स कर सकते हो, लेकिन आपको फिर बचे भी तो सही कुछ, चलो आपको नहीं भी बच रहा, आप तो उल्टा माइनस में चले आओगे। और चलो मैं कहता हूँ उसने हायर कर लिया, क्या पता वो अगले महीने के लड़के भाग गए पैसे लेके। मतलब जो उन्होंने लिया, 1 महीने 2 महीने काम किया, वो काम भी करके नहीं दिया उसको, क्योंकि उसको पता ही नहीं है काम के बारे में। तो लड़कों ने बोल दिया नहीं नहीं यार हम तो इतना टाइम लेंगे, ये होता है ये होता है, हमारे पैसे बढ़ा दो। लड़कों ने देखा भाई जैसे मेरा बंदा होशियार है, मुझे पता चला भाई ऐसा ऐसा ने काम पकड़ा है, मैंने लगा दिया इसको चूना। मैंने बोला भाई काम तो बहुत मुश्किल है भाई, 2 लाख में तो नहीं होगा, 4 लाख में होगा। सर ने बोला कि यार मुझे भी मुश्किल लग रहा चूंकि उसका लेवल है। पता है मुझे काम आसान है, एसन को नहीं पता, क्योंकि एसन को नॉलेज नहीं है। एसन को लग गया चूना, प्रोजेक्ट भी गया, क्लाइंट भी गया, आईडी की भी गए, और आईडी गई तो खत्म, उसके बाद वो उठती ही नहीं है, बैंड डेड हो जाती है, कॉमा में चली जाती है। एक बुरा रिव्यू अगर क्लाइंट की तरफ से आ गया, आईडी डेड हो जाएगी आपकी, तो करियर स्टार्ट होने से पहले ही खड्डे में गिर गया। तो कभी भी ये गलती नहीं करना। फ्रीलांसिंग करनी है बहुत अच्छी बात है, करो। मैं कहता हूँ आप कंपनी खोलनी है बहुत अच्छी बात है, करो। कोई गाइडेंस चाहिए मैं गाइड देने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैंने भी स्टार्ट करी है ना। अल्लाह जाने वो सक्सेसफुल होती है पास है तो बेहतर अल्लाह जानेगा। लेकिन एक बात है, स्टार्ट करने का आइडिया तो है मुझे, काम का पता है, लेकिन उससे पहले आप मार्केट का पहले एक्सपीरियंस लो, कम से कम 3 साल, कम से कम। इससे पहले अगर आप उतरते हो इस फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर, आसान नहीं। हाँ, आपको 1 साल का तजर्बा हो गया यार, मैंने फ्रंट एंड में काम आता है, मैं फ्रंट एंड में काम करके दे सकता हूँ, जबरदस्त। आईटी बनाना शुरू कर दो, उस पर काम करना शुरू कर दो, हल्का हल्का काम करो। जॉब के साथ साथ जॉब नहीं छोड़नी है, जॉब करनी है। जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग पे उस पर थोड़ा टाइम देना शुरू करो, दिन के 3-4 घंटे दे दो, चलो उसमें बहुत पैसा नहीं आना आपको, हो सकता है शुरू के जो है ना 3-4 महीने 6 महीने आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, सही है, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन क्या है, आखिरी 7वें महीने 8वें महीने में एक क्लाइंट तो आएगा। एक क्लाइंट आते ही पहली सेल लाना मुश्किल होता है, हमेशा याद रखना। एक सेल आ गई ना, उसके बाद काम ऑटोमेटिकली उतरता है, सही है, आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा फ्लो बनता चला जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि आपको काम पूरा आना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ $100 का काम पकड़ते हो आप, क्योंकि आप अभी आईडी जीरो पे बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, अभी आपके पास काम भी नहीं है, और क्लाइंट अगर आपको $100 का पैसा देके रिस्क ले भी रहा है, यार चलो उसको काम हम रिस्क ले लेते हैं, $100 की तो बात है। आपने 500 वाला काम $100 में पकड़ लिया, करना पड़ता है आपको इनिशियली ये काम, क्योंकि आपको आईडी बढ़ानी है, पैसे दिखाने हैं उसके अंदर कि मैंने प्रोजेक्ट करे। तो आप उसको आउटसोर्स तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो आप खुद करोगे उसको काम को। उस खुद काम को करने के लिए आपको काम आना जरूरी है। समझ में आ रही है बात या नहीं? लगता है पीछे समझ में नहीं आ रही बात, ये बात समझ में आ रही है आपको? लास्ट, जी जी आपके बोल रहा हूँ। तो भाई कोई भी काम करो, ठीक है, एक्सपीरियंस लेके करना, विदाउट एक्सपीरियंस मत करना, फेल हो जाओगे। एक होता है बंदा काम करा उसने फेल हो गया, ठीक है चलता है। एक आपको पता है कि आप इस चीज में खड्डे में छलांग मार रहे हो, तो आप बेवकूफ हो ना फिर। समझ में आ रही बात? तो एक्सपीरियंस लो, उसके बाद फिर आप करो काम, अपनी कंपनी स्टार्ट करो, 2-4 दोस्त मिलाओ और काम स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जॉब ना करो, ये मेरी जो है ना ख्वाहिश है दिली। लेकिन इनिशियली एक्सपीरियंस लेने का आपको काम करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको जब तक इंडस्ट्री का नहीं पता, आपको पता ही नहीं काम कैसे होता है, टैकल कैसे करना है, क्लाइंट हैंडलिंग कैसी है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, स्क्रम मास्टर क्या होता है, अभी आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। ये रूल्स हैं सारे, जॉब पोस्ट है,
तो आप काम कैसे करोगे? समझ में आ रही है बात? तो अगर आप किसी को फ्रंट एंड साइड पे लगता है कि यार वो अच्छा है, उसको करना चाहिए, बेस्ट है। वो फ्रेमवर्क मोशन को पहले HTML से जावा से तो सीखनी पड़ेगी उसको, ये चीज़ तो तीनों आनी चाहिए। रिएक्ट नहीं आती वो एक अलग कहानी, चलो रिएक्ट भी सीख लेगा, बहुत अच्छी बात है। फ्रंट एंड भी सीख लिया उसने, वो भी हो गया। बैक एंड भी सीख लेता है, लेकिन उसको लगता है कि यार मैं फ्रंट एंड में अच्छा हूँ और इसमें अच्छी जो है ना अपनी इमेज बना सकता हूँ, बेस्ट है। फ्रेमवर्क मोशन यूज़ करो, इसको समझो। जी साहब आपके सामने है, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, इनको यूज़ करो। तीसरा आपके पास थ्री डॉट जेएस आपको मिल जाएगा। 3D लाइब्रेरीज हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, वही चीज़ है, ठीक है। कोड थोड़ी उठाना है आपने, मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में ये, नहीं दिखाया था? ये एक्चुअल फ्रेमवर्क, ये फ्रंट एंड है, जो आज के दौर का फ्रंट एंड है। यही तो बता रहा हूँ ना आपको कि ये 3.js से बनी हुई है। 3.js एक लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की, मतलब मैं अगर आपको उसको दिखा दूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, नहीं नहीं ये इतना आसान नहीं है भाई, मुझे नहीं आती है। मैं फ्रंट एंड का बंदा ही नहीं हूँ। तो मुझे बोलो बैकएंड कैसे बनाना है, पूरा बैकएंड का आर्किटेक्चर बना के दे दूंगा। तो मुझे बोलो दूसरा नेटफ्लिक्स खड़ा करना है, वो बना के दे दूंगा। ये बना के नहीं दे सकता मैं। हाँ बैकएंड से देखो, फ्रंट एंड जो मैं बात कर रहा हूँ, एक बंदा सिंपल वेबसाइट बनाने वाला थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेट डॉट से यूज़ करेगा, वो फ्रंट एंड डेवलपर है। कंपेयर बैकएंड, बैकएंड की सैलरी ज़्यादा है। ये जो बैकएंड है ना, जैसे ये फ्रंट एंड है, इसकी सैलरी ज़्यादा है कंपेयर उस वाले फ्रंट एंड के। ये फ्रंट एंड की मास्टरी है, समझ में आ रही है बात? आप मास्टरी करोगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे ना आपको। बता तो रहा हूँ 3.js है। हाँ पढ़ना खुद पड़ेगा आपको, ये तो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ। लर्निंग आपकी खुद है, इंटरनेट पे जाओगे यार आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है, इसको समझना है, एक दो डिज़ाइन बनाओगे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये पूरा एक ना फिल्म जैसे बनती है ना, कि कैमरा यहाँ से आएगा, ठीक है, क्या उसको दिखाना है, कैमरे का अगला मूव क्या होगा, वो किस तरफ जाएगा, सही है। ये पूरा एक 3.js के अंदर आप पूरा एक सीन बनाते हो, ये वो काम है।